बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से? अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में एक डिस्कशन की थी कि द वे वी विल बी कैरिंग आउट, एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और उसके बाद हमने ये ब्रीफ किया था आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट के की सिलेबस एरियाज़ हमारे क्या हैं और हाउ विल वी बी कंडक्टिंग द क्लासेस, राइट। तो हमने कहा था कि हम रखेंगे ये कि हफ्ते में 1 से 2 क्लासेस जिसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे कि वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, कि आप जो अब लेक्चर्स कौन से देखेंगे, उन टॉपिक्स में क्या है, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, उन्हें आप देखा करेंगे। और उसके बाद जब आप वो लेक्चर्स देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो आपके क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, कहीं आपके जज्बात एहसासात किसी बात से टकरा गए, आपने कहा ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हमें पहले तो यूँ पढ़ाया गया था, हमारे जहन में तो ये बात है, तो वो सब आप क्लियर करेंगे। यू वुड नॉट कैरी द अनआंसर्ड क्वेश्चंस विद योरसेल्फ। इज दैट राइट? राइट। तो अब हमने सिलेबस के मोटे मोटे एरियाज डिफाइन करने के बाद फिर हमने कहा था कि आपके पास जो स्टार्ट में लेक्चर्स हैं अवेलेबल, वो है बेसिक इन्वेस्टमेंट एरिया। अच्छा, हमने खुशखबरी भी सुनाई थी आपको एक, वो क्या थी कि इस बार जो जून की आपकी अटेम्प्ट है उसमें एमए का जो पोर्शन किसी ज़माने में डफटेल कर दिया गया था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। सो इट्स प्योरली अ बीएफटी, सो जो सिलेबस हैज़ बीन रैशनलाइज्ड, राइट। तो अब आइए, और उसकी एक पूरी हमने झलक दी थी। ये वाले भी जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाती है। दीज आर लाइक 45 1 आवर मिनट्स वीडियोस, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए आपका तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो दोज ऑफ यू हु हैव नॉट सीन द फर्स्ट क्लास जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है, सिलेबस, प्रीवियस सिलेबस वर्सेस द करंट सिलेबस, कैसे हम लेके चलेंगे, हाउ वुड यू प्रिपेयर, वो फंडामेंटल्स हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, राइट। हमने कहा था बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। इस पे हमने ये बात आपसे की थी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनकी अप्रेजल, उनकी इवैल्यूएशन, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी डिटर्मिन करना इस एरिया में आता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, मैं दूसरी फैक्ट्री लगाऊं या ना लगाऊं, मैं एक नई प्रोडक्ट बनाऊं ना बनाऊं, एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी इन्हांस करूं या ना करूं, हाँ, ये है मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो। इसीलिए इसे कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है या बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है। अप्रेजिंग यानी इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अच्छा, हमने कहा था इसमें क्या नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन थे वो इसका पार्ट नहीं बनते, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 मिलियन सरप्लस है, मैं ट्रेजरी चला रहा हूँ कंपनी की 2 महीने के लिए, तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, बैंक ए में करूँ, बी में करूँ, सी में करूँ, म्यूचुअल फंड में करूँ, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। 200-300 मिलियन मुझे शॉर्टफॉल हो गया, मैंने कहीं से अरेंज कर लिया है ना, किसी डेटर से डिस्काउंट जो है डिस्काउंट दे के उससे पैसे ले लिए, सप्लायर को थोड़ा सा हमने कह दिया कि यार थोड़ा सा तुम प्राइस बढ़ा दो लेकिन पेमेंट टर्म्स आगे कर दो, यू नो, दैट्स डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ इट। यहाँ क्या है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए इनका अप्रेजल इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है कि दे इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी, टू दे आर स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, and that's the reason it is important that you, and if the decision goes wrong, the consequences can be very significant, can be lethal for the business, right। आपकी एक फैक्ट्री है और आप दूसरी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और वो फैक्ट्री ठीक ना लगी, या एक प्रोडक्ट है और वो दूसरी प्रोडक्ट आप करने जा रहे हैं वो ठीक ना हुई, तो पहली प्रोडक्ट को भी ले डूबेगी, है ना। इट कुड बी वेरी कॉन्सिक्वेंशियल, जो इसके इम्पैक्ट्स हैं बड़े सिवियर हो सकते हैं, है ना। ये फैसला आसान है ना। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर लेट से आप कहते हैं कि मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ, तो फैक्ट्री लगाना, इवन अगर आप कहेंगे ना कि मुझे एक पेट्रोल स्टेशन, एक गैस स्टेशन लगानी है, तो भी आज सोचेंगे तो 1.5 साल लगेगा उसको लगाने में। 1.5 साल बाद तब जाके ऑपरेशनल होगी, फिर वो अपने कैश फ्लोज देगी। 1.5 साल में जो है ना इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, लेबर प्राइसेस क्या होंगी, 1.5 साल में और यूटिलिटी की बाकी प्राइसेस क्या होंगी, है ना, आपका क्या रेवेन्यू आएगा, कस्टमर डिमांड क्या होगी। इट्स नॉट ईजी।
तो इसलिए इन इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉपर इवैल्यूएशन की जाती है फोरकास्टिंग करके, राइट। एक फोरकास्टेड पीरियड लिया जाता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, राइट, और उसकी फोरकास्टिंग की बेसिस पे इवैल्यूएशन की जाती है। ये इवैल्यूएशन टेक्निक्स की बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं अपने कैफ लेवल पे, जिनमें जो फंडामेंटल टेक्निक है इसकी 3 बुनियादी टेक्निक्स हैं, हमने लिखी थी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दिस जस्ट अ रिफ्रेशर ऑफ द लास्ट क्लास। पेबैक पीरियड, इसे रॉस मेथड भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या ARR मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके फिर 2 बच्चे हो जाते हैं पेबैक में, सिंपल, डिस्काउंटेड, और फिर आती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। जो कि 2 हैं, एक NPV और दूसरी IRR, राइट। हमने ये बात की थी कि ये एक, इसको बाद में देख भी लेंगे, ये एक स्क्रीनिंग टूल है, इट्स नॉट अ फुल फ्लेज मेथड, ये आपने पढ़ा भी हुआ होगा। बेसिक टेक्निक्स, और ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अकाउंटिंग इम्पैक्ट्स देखने के लिए तो हम ARR कैलकुलेट करते हैं, इसकी बेसिस पे डिसीजन करते नहीं हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट्स एंड सब्जेक्टिविटी। हमें पसंद है कैश फ्लो, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कैश फ्लो बेसिस पे है। फिर हमने इन्हीं लेक्चर्स में, लास्ट क्लास में भी ये बात की थी, फिर हमने आपको NPV और IRR का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था कि NPV का मतलब क्या है। When a project has a positive NPV, what does it mean, right? है ना, पॉजिटिव NPV का मतलब यस तो होता है, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इट मीन्स कि जैसे किसी ने आपकी जेब में कुछ पैसे डाल दिए, आपकी वेल्थ बढ़ा दी और साथ में आपको अश्योरेंस दे दी कि आपको आपका रिक्वायर्ड रिटर्न और प्रिंसिपल मिल जाएगा। पॉजिटिव NPV is called an immediate increase in investors' wealth. Why is it called so? And that's very important to understand. ये हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी किया था, लेक्चर्स में भी है। क्यों इन NPV IRR टेक्निक्स को डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के लिए हमें चाहिए कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होंगे तो ही NPV IRR निकलेगी, और दूसरा हमें चाहिए होता है डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट, या जिसे आप कहते हैं मिनिमम रेट, या जिसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सारे एक ही के बहुत सारे नाम हैं, जैसे छोटे बच्चे के बहुत सारे नाम होते हैं। So both these techniques require cash flows and discounted. That's why they are collectively called discounted cash flow techniques. फिर हमने ये बात पढ़ी है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स NPV और IRR पे उबूर हासिल करने के लिए बेसिकली इनके 2 ही डिटर्मिनेंट्स हैं। एक कैश फ्लोज अगर हमें कंस्ट्रक्ट करने आ जाए, राइट, और दूसरा डिस्काउंट रेट डिटरमिन करना आ जाए तो हमें NPV IRR कैलकुलेट करना आ गई। Cash flow determination is actually part of basic investment appraisal. Discount rate determination becomes part of advanced investment appraisal, जो कि आपके सिलेबस का नेक्स्ट मेजर एरिया है। उसमें काफी टाइम लगेगा, ये ऐसे नहीं है कि हमने जहन में आ गया एक रेट, इंडिविजुअली तो हम कर सकते हैं, फॉर एंटिटीज यू हैव टू कंप्यूट। फिर इन लेक्चर्स में आप देखेंगे कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स है, वो पूरे एक्सप्लेन किए गए, राइट, कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स, और फिर उन पे एक एक पे एग्जांपल्स हैं, कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे किए गए हैं लेक्चर्स में। जब हम कैश फ्लोज बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रेजल के लिए, NPV या IRR डिटरमिन करने के लिए, तो एवरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन इज एक्चुअली अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। एट द एंड क्या करना है? डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। शुड वी गो फॉर द प्रोजेक्ट और वी शुड डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट? इज द प्रोजेक्ट वायबल और इज इट नॉट वायबल? तो डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के फंडामेंटल्स यहाँ अप्लाई होते हैं कैश फ्लो डिटरमिन करते हुए। और वो फंडामेंटल हम जब हम डिसीजन करेंगे तो हमें सारे डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज लेने हैं और डिसीजन इररेलेवेंट कैश फ्लोज नहीं लेने, ये हटा देने, डोंट में आ गए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट
बड़ा टिपिकल एग्जाम सिचुएशन आती है। कि जी एक प्रोजेक्ट है विच मीन्स एक मशीनरी की इंस्टॉलेशन है, उसकी आपने एक फीजिबिलिटी टेक्निकल डिटरमिन कर ली। वो फीजिबिलिटी टेक्निकल आपको ये बतानी थी कि ये इज इट ओके टू इंस्टॉल दिस मशीनरी ऑन द एग्जिस्टिंग प्रीमिसेस और नॉट, जिसकी लेट से कॉस्ट आ गई 10 मिलियन रुपए, और उसने आपको कह दिया यस इट इज़ टेक्निकली वायबल। अब आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने 10 मिलियन पे नहीं किए, फिजिबिलिटी हो चुकी, क्या ये प्रोजेक्ट की जब कैश फ्लोज बनाएंगे ये 10 मिलियन रेलिवेंट है? रेलिवेंट है। इट इज इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रोजेक्ट लगाऊं या ना लगाऊं, ये फिजिबिलिटी हो चुकी है। सिर्फ मैंने पे नहीं किया ना, इट्स अक्रूड, आज नहीं तो कल पे करनी है। माई प्रोजेक्ट फाइनेंशियल वायबिलिटी शुड नॉट इंक्लूड दिस नंबर, इट इज एन इररेलेवेंट नंबर। जो आइटम डिसीजन के बेहतरीन और सबसे आसान लिटमस टेस्ट बता रहा हूं, जो आइटम डिसीजन के दोनों अल्टरनेटिव पे मौजूद पाएं आप, वो इररेलेवेंट है डिसीजन के लिए। जो आइटम डिसीजन की एक साइड पे मौजूद हो, दूसरी साइड पे गायब हो जाए, वो रेलेवेंट है। कहीं भी फंस जाएं, एक आसान लिटमस टेस्ट है। ये डबल एंट्री है, रेलेवेंट और इररेलेवेंट डेटा, टी अकाउंट जिसे कह लें वो है। अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, दोनों ही सूरतों में मुझे इसके पैसे देने, ये इररेलेवेंट हो गए, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं। आप एक प्रोडक्ट ए बनाते हैं, एग्जिस्टिंग है ये, इसके 10 मिलियन यूनिट्स बनाते हैं। जो दोस्त ऑनलाइन है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? यस 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 यस, एक्सीलेंट, सब लिख दें यस। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट ए एग्जिस्टिंग, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 10 यूनिट, और हमारे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, वो हैं हमारे लेट से 50 मिलियन। इसकी बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हुए ₹5 पर यूनिट चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट बी, राइट। हम बनाने जा रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट। उस न्यू प्रोडक्ट में हम कह रहे हैं कि अब उसके भी हम बनाएंगे कितने यूनिट्स, उसके भी हम 10 मिलियन यूनिट्स बनाएंगे। पहले हम अलोकेट करते थे ₹5 पर यूनिट प्रोडक्ट ए को, 50 मिलियन डिवाइड बाय 10 मिलियन यूनिट्स। अब चूंकि 10 + 10 20 यूनिट्स हो जाएंगी, तो अब हमने सोचा है 50 डिवाइड बाय 10 + 10 तो कितने बन जाएंगे? ₹2.5 पर यूनिट। हम इसे भी अलोकेट करेंगे और ए को भी करेंगे एग्जिस्टिंग। और आप क्वेश्चन कह रहा है अलोकेटेड ओवरहेड्स ऑफ ₹2.5 पर यूनिट आर एप्लीकेबल। क्या ये रेलिवेंट है? प्रोडक्ट बी, इस प्रोडक्ट की जब आप फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हुए कैश फ्लोज बनाएंगे, उसमें 2.5 पर यूनिट लेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई? ये ऑलरेडी लग रहे हैं, यस, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैपनिंग। तो अलोकेटेड ओवरहेड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बुक वैल्यूज आर ऑल इररेलेवेंट। व्हाट हैज हैपेंड इज इररेलेवेंट। ये तो इररेलेवेंट हो गया। हाँ, अगर वो ये कहे कि इस प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स होंगे आपके ₹8 पर मिलियन, 50 तो वैसे ही हो रहे हैं, 8 पर मिलियन इंक्रीमेंट पर यूनिट होंगे, या ₹8 मिलियन कर देता हूं मैं,
तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये रेलिवेंट होंगे, क्योंकि अब आप प्रोडक्ट भी बनाएंगे तो ये होंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं होंगे। तो ऐसी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, अदर कैश फ्लोज की डिसीजन रेलिवेंट और इररेलेवेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये की एलिमेंट है कैश फ्लो डिटर्मिनेशन का। और हर क्वेश्चन आपको एक नया सिनेरियो पेश करेगा जिसके थ्रू आप इसे लर्न करेंगे। लिटमस टेस्ट मैंने आपको बता दिया इसका कि आप कैसे डिटर्मिन करें कहीं फंस जाएं। फिर इन डूल्स में आपको जब कैश फ्लोज बनाने जाएंगे आपको करेक्ट टैक्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने आने चाहिए, है ना। इसकी एग्जांपल्स करवाई गई हैं आपको। वैसे तो टैक्स आपने पढ़ा हुआ है, टैक्स का पूरा पेपर भी देंगे, टैक्स प्लानिंग तक जाएंगे, टैक्स के माहिर बनेंगे आप, लेकिन यहाँ टैक्स का प्रोजेक्ट रेलेवेंट इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करना वो है इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको सिखाया गया है कि टैक्स डेप्रिसिएशन बेसिकली अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि हम कैश फ्लोज बना रहे हैं, नॉन कैश आइटम्स तो आते ही नहीं है ना, नॉन कैश आइटम्स तो वैसे ही नहीं आते। टैक्स डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश ही है, सिर्फ इसलिए रेलेवेंट है कि टैक्स की पेमेंट या टैक्स की सेविंग को डिटरमिन करने के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, टैक्स पीएनएल तक पहुंचते हैं, टैक्स की वर्किंग करते हैं, फिर इसे ऐड बैक कर देते हैं ताकि टैक्सेबल प्रॉफिट डिटरमिन, या हम टैक्सेबल प्रॉफिट अलग डिटरमिन कर लें, कैश फ्लोज अलग बना लें, ये भी ठीक है। वरना जब एक ही वर्किंग करते हैं हम, तो हम रेवेन्यू से चले, कॉस्ट डाली तो हमने टैक्स डेप्रिसिएशन डाली, टैक्स पीएनएल पे पहुंचे, टैक्स अप्लाई किया, टैक्सेबल प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स लगेगा, फिर हम इसे ऐड बैक कर देते हैं क्योंकि ये इररेलेवेंट है टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ, राइट। तो वो सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन किस लिए आती है, ताकि टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस तक आप पहुंच सकें। तो टैक्स डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, टैक्स गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हो, WDV हो, शॉर्टकट क्या है, कहीं टैक्स लॉस आ जाए तो फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं टैक्स इफेक्ट्स के अंदर, है ना। एक छोटी सी एग्जांपल से, और फिर एक बार आपने समझ लिया तो हर क्वेश्चन में टैक्स का इफेक्ट है तो आपको इनकॉर्पोरेट करना आ जाता है। तो टैक्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करना सिखाए गए हैं आपको इसमें इन डूज एंड डोंट्स में जो इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये ढंग से इनकॉर्पोरेट करना सिखाई गई है आपको। टैक्स इफेक्ट्स में टैक्स डेप्रिसिएशन, फिर रिपीट कर रहा हूं, टैक्स गेन और लॉस, फिर आखिर में आता है लेट्स से इसके अंदर जो और चीजें हैं कि जी टैक्स की जो है ना पेमेंट की टाइमिंग, सेम ईयर, एरियर, फिर टैक्स लॉस आ जाए किसी साल तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं आपको। एक बार आप ये बातें पढ़ के समझ जाएंगे फिर कोई मसला नहीं है। फिर आपको बताया गया है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको कैसे ढंग से अकाउंट फॉर करनी है, राइट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कब आती हैं और क्यों आती हैं, ये बताएं मुझे कैश फ्लोज में। क्यों आती है भाई, बनाए है ना वर्किंग कैश फ्लोज, हाँ। अक्रूवल को कैश बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए कैश फ्लो के दो फॉर्मेट्स आपने देखे हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म में आप सब कैश 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 खेलते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, कैश पेड फॉर परचेसेस, कैश पेड दिस, सारा कैश 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 कैश। Indirect form में you start with profit, you say starting from profit before tax, let's say, add non-cash items, फिर क्या आता है, working capital changes, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें क्या आता है, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज डिक्रीज इन पेबल्स। ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं क्या करती हैं, ये प्रॉफिट की अक्रूड फिगर को कैश फिगर में कन्वर्ट कर देती है। बस इनका मकसद ये सिर्फ टाइमिंग एडजस्टमेंट्स हैं टू कन्वर्ट अक्रूवल बेस्ड फिगर्स इनटू कैश फिगर्स। दीज आर नॉट एडिशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन देमसेल्व्स। किसी भी एक प्रोजेक्ट या कंपनी की
पैदाइश से लेके मौत तक की सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस शुड एड अप टू जीरो, अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द अकाउंटिंग। किसी भी प्रोजेक्ट की पैदाइश से लेके मौत तक की, प्रोजेक्ट की मौत जल्दी हो जाती है, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन आप किसी भी कंपनी जो पैदा हुई इनकॉर्पोरेशन से लेके उसकी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप तक के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं और सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एड अप करें, दे मस्ट एड अप टू जीरो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नॉट एडिशनल इनफ्लोज और आउटफ्लोज, दे आर जस्ट टाइमिंग एडजस्टमेंट्स दैट कन्वर्ट अक्रूवल फिगर्स इनटू कैश फिगर्स। कैसे होता है ये पूरी बात समझाई गई है विद एग्जांपल, वैसे पढ़ी भी आपने, आपको रिफ्रेश कराई गई है, यूँ कह लें कैश फ्लो स्टेटमेंट से बनाई है आपने बहुत सारी। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम इसलिए हमें सही इनकॉर्पोरेट, इसमें बाद होगा तो उसने क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल गिवन होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्लोजिंग फिगर्स है ना, हम क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर्स नहीं लेते, हम क्या लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज चेंज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इन चेंजेस को ढंग से अकाउंट फॉर करना ये सिखाया गया है और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें टिपिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में प्रोजेक्ट का पीएनएल गिवन होता है जहां से हम कैश फ्लो तक पहुंचते हैं, सो वी विल हैव टू अकाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमें सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना सिखाया गया इन लेक्चर्स में। इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई, जिसके हम सब मारे हुए हैं, यस महंगाई, महंगाई इन्फ्लेशन, राइट। डिक्रीज इन योर परचेज पावर और इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन हमने यहाँ ये सीखना है कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स को अपने कैश फ्लो में कैसे अकाउंट फॉर करें। हमने इन्फ्लेशन पे ना सियासत करनी है ना उसकी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हमने तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में इन्फ्लेशन को कैसे अकाउंट फॉर करना है वो सीखना है, और वो सिखाया गया है यहाँ। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स कैश फ्लोज में भी आते हैं और डिस्काउंट रेट पे भी आता है। कैश फ्लोज भी रियल यानी विदाउट इन्फ्लेशन भी होते हैं और नॉमिनल भी होते हैं। डिस्काउंट रेट भी रियल भी होता है और नॉमिनल भी होता है, राइट। जब रियल कैश फ्लोज होंगे लाइक को लाइक, एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, बनाना बनाना कंपेयर होता है ना भाई। तो जब कैश फ्लो रियल होंगे तो डिस्काउंट रेट भी क्या होगा? रियल, राइट। कैश फ्लोज नॉमिनल होंगे तो डिस्काउंट रेट भी क्या होगा? नॉमिनल, राइट। एक फिशर इफेक्ट पढ़ा था ना आपने, याद है? 1 पाउंड फिश 1 + R 1 + I, याद है हमें? रियल और नॉमिनल। R इज रियल रेट, I इज इन्फ्लेशन, M इज मनी, N कह लें इसको, 1 + N भी कहते हैं, 1 + M भी कहते हैं, कोई भी कह लें, M या N कहें, जो भी है, इज ए मनी रेट या नॉमिनल रेट कहते हैं, राइट। सपोज करें आपके पास आज 100 रुपए हैं, राइट, और आपको रियल एक्चुअल रिटर्न चाहिए 12%, टाइम 0 पे आप खड़े हैं। तो अगर हम ऐसी दुनिया में हैं जिसमें कोई इन्फ्लेशन ना हो, हाइपोथेटिकल, राइट, तो हमें ईयर 1 पे अगर 112 रुपए मिल जाएं तो हम हैप्पी हो जाएंगे, रिटर्न मिल गया ना 100 + 12। लेकिन अगर मेरे पास इन्फ्लेशन है 10%, तो 100 के ऊपर 10 तो पहले मुझे चाहिए अपनी परचेज पावर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हर चीज जो 100 की थी वो क्या हो गई? 110 हो गई। बिस्किट बदल के बिस्टिक बन गए, हर 100 बदल के 110 बन गया। अब अगर मुझे 12% रिटर्न चाहिए तो इससे 12% मजीद चाहिए ना भाई। कह रहे क्या बन गया? 110 पे 12, 12.2।
122.2 ऐसे ही है ये 13.2 हाँ 12.2 123.2 सॉरी ऐसे ही। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्फ्लेशन है 10% तो रियल रिटर्न 12% हासिल करने के लिए मुझे मनी रिटर्न क्या चाहिए, मुझे मनी रेट चाहिए 23.2 का। ऐसे ही अगर मैं 100 पे मैं कह रहा हूँ मुझे रियल एक्चुअल रिटर्न 12 चाहिए और मुझे 112 मिले और इन्फ्लेशन 10% है तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे 12% रिटर्न नहीं मिला, मेरा एक्चुअल रिटर्न बहुत कम रह गया। 10 रुपए तो मुझे सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो 100 की मैं लेता था वो 110 की हो चुकी है। तो इसीलिए अगर आपका इन्फ्लेशन 10% है और आपको बैंक डिपॉजिट में 7% मिल रहा है तो आपका रियल रिटर्न नेगेटिव है, आप लूज कर रहे हैं। इससे बेहतर है आप आटा चाल दावल लेके खरीद के रख लें, है ना। तो यू आर लूजिंग मनी इन रियल टर्म्स, बिकॉज जो आप 100 रुपए की चीज़ थी वो आज अगर 110 की एवरेज मिल रही है बास्केट और 100 रुपया बैंक में रखा आपने 7 मिला तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि आपको रिटर्न मिला। एक्चुअली योर परचेजिंग पावर इज गोइंग डाउन, राइट। तो यही ये इक्वेशन बेसिकली इसी को करती है ट्रीट। ये 10 + 12 122 नहीं होगा, 110 पे 12% लगेगा तो 123.2 यानी 23.2 बनेगा। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट अगर हम ऐसे निकालें यहाँ तो यही बनेगा 1 प्लस रियल रेट मुझे 10% चाहिए इन अ वर्ल्ड विद एन 12% सॉरी चाहिए इन अ वर्ल्ड विद एन इन्फ्लेशन ऑफ 10%। तो निकालें n आ जाएगा 1.12 इंटू 1.1 माइनस 1 23.2%। देखें इस फॉर्मूले से भी आता है ये, राइट। तो हमने यहां ये डिस्कशन की है कि अगर कैश लॉस हमें क्वेश्चन बादों का कहेगा इन्फ्लेशन ये है ना, और आपका रियल रिक्वायर्ड रेट ये है, तो फिर हमने देखना है अगर हम रियल कैश लॉस बनाएंगे तो रियल रेट यूज करेंगे। नॉमिनल विथ इन्फ्लेशन, रियल कैश लॉस वो होंगे जिसमें फिर कैश लॉस में भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस इंक्रीज नहीं ले रहे होंगे हम, राइट। नॉमिनल कैश लॉस वो होंगे जिसमें प्राइस इंक्रीज आ रही होगी। तो जब हम नॉमिनल कैश लॉस लेंगे तो नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग होगी, रियल कैश लॉस होंगे तो रियल रेट से। कैसे नॉमिनल कैश लॉस बनाए जाते हैं, डिस्काउंट रेट कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें कही गई हैं। फिर एक बहुत बड़ी डिस्कशन इसकी भी है कि कब हम रियल कैश लॉस बना सकते हैं और कब हम रियल कैश लॉस बना ही नहीं सकते, और हमें नॉमिनल कैश लॉस ही पे जाना पड़ेगा, ये डिस्कशन भी की गई है, राइट। कि व्हेन कैन वी यूज रियल कैश लॉस एंड व्हेन कैन वी यूज नॉमिनल कैश लॉस। नॉमिनल कैश लॉस को जो कि विथ इन्फ्लेशन वाले कैश लॉस हैं, विथ इन्फ्लेशन वाले नॉमिनल, उनको एक्चुअल वर्ल्ड कैश लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड विथ इन्फ्लेशन। रियल कैश लॉस को हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कैश लॉस भी कहा जाता है, राइट। क्योंकि अगर मुझे पता है इन्फ्लेशन होनी है और मैं इम्पैक्ट नहीं डाल रहा तो मैं एकेडमिक थ्योरेटिकल कैश लॉस बना रहा हूँ। तो नॉमिनल कैश लॉस, एक्चुअल वर्ल्ड कैश लॉस बनाने की मुझे कोई कैद नहीं है, मैं जब चाहे बना सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रियल कैश लॉस एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को थ्योरेटिकल कैश लॉस को बनाने की एक सर्टेन कंडीशन है। इस सिचुएशन में हो सकता है, इस सिचुएशन में नहीं हो सकता। तो कब रियल कैश लॉस हम बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते, वो सारी डिस्कशन की गई है ना। और ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इस पे क्वेश्चन भी किए गए हैं, पास पेपर के क्वेश्चन भी हैं। ये टॉपिक आप इस तरीके से देखेंगे। इज एवरीबडी विथ मी? एक इस लिस्ट में और भी आती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फाइनेंसिंग कैश लॉस, like interest, dividend, etc. Unless it's a financing decision तो financing cash flows relevant होते हैं, वरना नहीं होते।
ये 3 चीजें हमारे कैश फ्लोज का हिस्सा नहीं बनेंगी। ये 4 चीजों को ठीक अकाउंट फॉर करना आना चाहिए, तब जाके प्रोजेक्ट कैश फ्लोज शेप अप होते हैं। बेसिक एनपीवी या आईआरआर के क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट रेट, अपना रिक्वायर्ड रेट गिवन होगा और कैश फ्लोज बनवाए जाएंगे आपसे। वो कैश फ्लोज बनाते हुए इन चीज़ों का आपने बुनियादी ख्याल करना है, बाकी सिनेरियो बेस्ड जितनी चीज़ें होंगी वो आप अकाउंट फॉर करेंगे, लेकिन उनमें चीज़ों का ख्याल ये करना है। वो छोटा क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कम कंप्यूटेशन है तो वो 10-12 मार्क्स से होता है। बड़ा क्वेश्चन 25 मार्क्स तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स द कैश फ्लोज आर एंड हाउ कॉम्प्लेक्स द वर्किंग्स आर, बट फंडामेंटल्स उसके यही रहते हैं, राइट। इसके बाद यहां तक सब पहुंच गए। फिर आपको एक छोटी सी चीज, पीरियोडिक या नॉन एनुअल कैश फ्लोज भी इसमें आते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। राइट, पीरियोडिक या नॉन एनुअल कैश फ्लोज का मतलब, अभी तक तो हम ये अज्यूम करते हैं ना कैश फ्लोज बनाते हुए, ये 0, ईयर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कि जी ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड, ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट दी एंड ऑफ दैट ईयर करके हम डिस्काउंटिंग करते हैं। ऐसे ही है ना, कि ईयर 1 का मतलब ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का मतलब ईयर 2 का एंड, ईयर 3 का मतलब ईयर 3 का एंड। अगर मेरा डिस्काउंट रेट है 10% तो मैं ऐसे करूँगा 1.1 पावर 1, 1.1 पावर 2, 1.1 पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। जहाँ तक कैश फ्लोज हो, नॉट इन्फिनिटी, जहाँ तक कैश फ्लोज चले, राइट। तो फिर कुछ कैश फ्लोज ऐसे भी होते हैं ना जो नॉन एनुअल हो। क्वेश्चन खुद कह दे आपको, दीज कैश फ्लोज अकर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। कैश फ्लोज ये वाले अकर होंगे ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। जब वो ये कह दे कि ये हाफ ईयरली बेसिस पे हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पे हैं, ये मंथली बेसिस पे हैं, तो फिर आप एनुअल अज्यूम नहीं कर सकते। लेट से उसने कह दिया कि कैश फ्लोज क्वार्टरली बेसिस पे है, लेट से हमारे कुछ कैश फ्लोज हैं ₹25 मिलियन पर क्वार्टर, उसने कह दिया है। अब पर क्वार्टर का मतलब ये नहीं कि मैं साल में 100 मिलियन डाल दूं, अब मैं नहीं, तब वही कह रहा है कि आप अज्यूम करें कि यहाँ 25 है एक, यहाँ 25 है एक, यहाँ 25 है एक, यहाँ 25 है एक। इसे आप डिस्काउंट करते हुए एक क्वार्टर पीछे लाएं, इसे डिस्काउंट करते हुए 2 क्वार्टर लाएं, इसे डिस्काउंट करते हुए 3 क्वार्टर लाएं, और इसे डिस्काउंट करते हुए 4 क्वार्टर या 1 ईयर लाएं। अब आप ये कहें कि मैं 100 करके और सबके सबको एक साल पूरा पीछे ले आऊं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ, क्योंकि उसने कह दिया है कि क्वार्टरली है। तो जब आप नॉन एनुअल या पीरियोडिक कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे तो फिर आपको नॉन एनुअल या पीरियोडिक रेट चाहिए होता है, ठीक है, एन्युटी नहीं, एन्युटी तो एक अलग है। हाँ, समझ रहे हैं जज्बात हमारे जी। ये मैं एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ये भी 10-15 घंटों के लेक्चर का एक क्विक ओवरव्यू है आपके लिए, राइट। तो अब अगर मेरा डिस्काउंट रेट है लेट से 16% पर एनम, तो मैं इनको 16% से डिस्काउंट नहीं कर सकता। अब क्या डिवाइड बाय 4 हो, ये भी मुकदमा किया गया है। 16% पर एनम का इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, इसका एक पीरियोडिक रेट का फॉर्मूला है, हम इसे 4% पर क्वार्टर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है। इसका पीरियोडिक रेट का एक फॉर्मूला है, वो एक्सप्लेन किया गया है और उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया है। दिस वेयर ए इज एनुअल रेट, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ाया भी गया है। ER इज इक्विवेलेंट रेट,
जो आप निकालना चाहते हैं, EN इज इक्विवेलेंट पीरियड्स इन अ ईयर। तो अगर 16 का मुझे क्वार्टरली रेट निकालना है तो 1 + 16%, 1 + इक्विवेलेंट क्वार्टरली रेट, नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन अ ईयर 4, ये मेरी जनरल नॉलेज है, ठीक है। तो 1.16 पावर 1/4 इज 1 + ER। ER निकालने क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेट। चलाएं कैलकुलेटर। बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन रहना हाइब्रिड मॉडल में। घर जाके लेक्चर्स देखना। अपनी एनर्जी को 3.7, इट मस्ट बी स्लाइटली लेस देन 4। 16% का करस्पॉन्डिंग क्वार्टरली रेट ये है। 3.78 जब 4 बार कंपाउंड होगा तब जाके 16 बनेगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेट डिटरमिन करना सिखाया गया है। इसी का हाफ ईयरली निकालना चाहूँ मैं, ये क्वार्टरली आ गया। हाफ ईयरली भी 8 नहीं होगा, 1 + 16, 1 + ER पावर 2 हो जाएगा। तो ER क्या होगा, 1.16 पावर 1/2 - 1, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। निकाले ना मेरे दोस्त, कैलकुलेटर नहीं है, कोई बात नहीं। 7.7%, आगे 0.3 या समथिंग जो भी है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये बात आपको समझाई गई है इसके अंदर, राइट। उसके बाद ये मैं मोटी मोटी सारी बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको इसमें मिलेंगी, जिनको नेचुरली जाके आपने डिटेल में सारे लेक्चर्स देखने हैं। कोई क्वेश्चंस आपके फिर जहन में आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में मुझसे पूछेंगे, लेक्चर सुन के आएंगे। फिर हमने आपको परपेचुटी और एन्युटी फॉर्मूले के भी बेसिक्स बताए हैं। वी गॉन इनटू दोज बेसिक्स। आगे ये बेइंतहाई गैर ज़रूरी और कैजुअल मिस्टेक्स लोग एग्जाम में करके आ जाते हैं, इट किल्स मी, राइट। कि आप परपेचुटी और एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगा सके, एंड इमेजिन फिर एग्जामिनर उस पर कितना लीथल होता होगा। यार इसको ये नहीं समझ में आता तो ये बच्चा क्या करेगा बड़े होकर, है ना। ये बड़े फंडामेंटल सी चीज़ें हैं ना, बेसिक की गलती ज़्यादा बड़ी पिनलाइज हो जाती है। कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट हुई, आपसे नहीं समझ में आई तो ठीक है। परपेचुटी का फॉर्मूला हमें पता है, P = R/I, राइट। अच्छा, ये परपेचुटी जो है अगर यहां से शुरू हो तो ये सारे कैश फ्लोज की वैल्यू यहां आ जाएगी, राइट। ये परपेचुटी बाद औकात ईयर 1 से शुरू नहीं होती, बाद औकात वो कहता है ईयर 3 से ऑनवर्ड्स आप कैश फ्लोज अज्यूम करें इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक। ये भी परपेचुटी होगी, वेयर n इज इन्फिनिटी। अब जब मैं R/I करूंगा तो ये सारे कैश फ्लोज की वैल्यू कहाँ आएगी, एक पीरियड पीछे, ईयर 2 पे, राइट। So I'll have to further discount it to arrive at 0, है ना। इसकी अपनी आंखें नहीं है कि ये खुद ही 0 तक पहुंच जाएगा, इसको आपने खुद पहुंचाना है, ठीक है। बाद औकात ये एडवांस से शुरू हो जाती है, तो एडवांस से शुरू होगी तो -1 ईयर तक चली जाएगी, तो फिर एक पीरियड आगे लाते हैं जिसे आप एन्युटी या परपेचुटी ड्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सिमिलरली एन्युटी का फॉर्मूला भी ऐसा ही है। एन्युटी का फॉर्मूला भी जहाँ से एन्युटी और परपेचुटी में फ़र्क क्या है, एन्युटी में n लिमिटेड है नंबर ऑफ टाइम्स, परपेचुटी में वो इन्फिनिटी है बस। तो जब आप एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज करेंगे उसमें भी आपने ये ख्याल करना है। और मैनी टाइम्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस एंड यू वुड से दैट दे आर मोर अ टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक देन अ टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। राशनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, ठीक है। एनपीवी के क्वेश्चन है, आप कहेंगे इसमें फंडामेंटल एनपीवी जो कॉन्सेप्ट्स कम है, ये मंथली कैश फ्लो है, ये क्वार्टरली है, ये 4 बार हुआ, ये 8 बार हुआ, तो इट्स मोर अ टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक देन अ टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो यू शुड बी गुड एट दैट फंडामेंटल्स। और उसमें अगर आपके नंबर्स लूज हों तो बड़ी अफसोस की बात है। सिमिलरली जब ये एन्युटी का फॉर्मूला भी आप यूज करेंगे, ये फॉर्मूला भी क्या करेगा, ये भी आपको एक पीरियड जहां से आर शुरू हुआ है, लेट्स से ये एन्युटी आई, और हमारे पास ये यहां से शुरू हुआ है ईयर 2 से, कितने हो गए n 1 2 3 4 5। और जब इन्हें डिस्काउंट करेंगे तो 0 में नहीं पहुंचेंगे, n 5 हो गया, राइट। तो यहां पहुंचेंगे, फिर इसे मजीद 1 + i पावर 1 से डिस्काउंट करूंगा तो यहां पहुंचूंगा ना। सिमिलरली अगर ये एन्युटी ईयर 4 से स्टार्ट होती है तो मैं ईयर 3 पे पहुंचूंगा, फिर मजीद 3 साल मुझे खुद पीछे लाना है, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फिर यहां भी अगर तो ये एनुअल कैश फ्लोज हैं तो एनुअल रेट है, अगर ये पीरियोडिक कैश फ्लोज हो गए हाफ ईयरली तो फिर इक्विवेलेंट हाफ ईयरली रेट लेंगे, अगर ये क्वार्टरली कैश फ्लोज हैं तो क्वार्टरली रेट यूज करेंगे। आई और एन मस्ट करेस्पॉन्ड टू ईच अदर। इफ एन, ये हमें फंडामेंटल्स हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी अजीब किस्म की जो है ना मिस्टेक्स करके आ जाते हैं कि बड़ा अफसोस होता है देख के कि फाइनल का पेपर है ये, राइट। तो ये बातें क्योंकि क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें आई हैं तो उनका जिक्र भी किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, एनपीवी के बाद। सेंसिटिविटी एनालिसिस, और बेसिकली ये जैसे हमारा कॉस्टिंग है नहीं, वो जो ब्रेक इवन एनालिसिस कह लें या मार्जिन ऑफ एरर, ये उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है और उसी की बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सटेंशन है। जैसे अगर मेरी एक प्रोडक्ट है जिसकी मेरी सेल्स हैं 10 × 2 मिलियन 20 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट है 6 × 2 मिलियन 12, फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 5, तो प्रॉफिट बन गया 3, राइट। अब मैं अगर ये देखना चाहूं कि जी what adverse change, percentage change in selling price can turn my profit to 0, तो ये एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस है ना, कि what percentage adverse change in volume can turn my profit to 0। आज 2 मिलियन में अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। बेसिकली इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है ये। जब आप एक प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग करते हैं तो उस फोरकास्टिंग का एक अपना रिस्क है ना। नो मैटर हाउ परफेक्ट a forecast is, at the end it's a forecast, and the kind of a volatile world we are living in, the forecast can go widely wrong, right। ऑयल की एक फोरकास्ट होती है दुनिया की बेहतर करती है, 15 दिन के बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ होता है ना। कमोडिटी फोरकास्ट इज सो डिफिकल्ट, राइट। इन्फ्लेशन फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्ट, राइट। वी आर ऑल एट द एंड आपने बेस्ट जजमेंट भी की, इट्स अ जजमेंट। तो फिर आप ये देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से कि अच्छा मेरे कौन से फोरकास्ट में कितनी एडवर्स वॉलेटिलिटी की गुंजाइश है, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना क्रिटिकल है वो। जितनी वेरिएशन की परसेंटेज कम होगी वो उतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा ना, राइट। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ अच्छा कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस can turn profit to 0, right।
तो मैं निकाल सकता हूं बाय सिंपल प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इज 3 डिवाइड बाय 20 करें 15%। आप करके देख लें 10 इंटू 1 माइनस 15% कर दें यानी 8.5 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अगर ये 8.5 हो जाए अगर ये 8.5 हो जाए तो ये क्या बन जाए 18 जी 17 सॉरी 12 5 नील प्रॉफिट जीरो हो गया। इसका मतलब है आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है इस एस्टीमेट के अंदर वो 15% पे आया, इससे लिए जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इतना आप बर्दाश्त कर सकते हैं झटका। सो दैट्स द सेंसिटिविटी ऑफ सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका वर्ड हम करते हैं सेंसिटिविटी, वहाँ कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर या ब्रेक इवन एनालिसिस, राइट। सिमिलरली मैं कहूँ व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कैन टर्न प्रॉफिट टू जीरो। अब सेलिंग प्राइस भी वही रहे, वॉल्यूम भी वही रहे, तो मैं कहूँगा अगेन प्रॉफिट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं कहूँगा 3 डिवाइड बाय 12। क्या फिगर बन गई? जी 25%। 25% की इंक्रीज कॉस्ट की इंक्रीज करेगी। अब अगर बाकी चीजें वही रहें, अब अगर ये 10 ही रहे, राइट, सिर्फ ये 25% बढ़ जाए 6 इंटू 1.25 यानी ये 8 हो जाए, है ना, 7.5 हो जाए सॉरी, तो ये हो जाएगी 20, ये क्या बन जाएगी 15, 5 फिर नील, है ना। सिमिलरली वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकलेगी, सिमिलरली फिक्स कॉस्ट की। तो फॉर्मूला क्या होगा? न्यूमरेटर प्रॉफिट रहेगा, जिसे जीरो करना है वो न्यूमरेटर, जिस फैक्टर की सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर। सेल्स की निकालेंगे, सेल्स नीचे आ जाएगी सेलिंग प्राइस की, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट नीचे आएगी, वॉल्यूम की निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, क्योंकि वॉल्यूम अफेक्ट्स बोथ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉस्टिंग का वर्जन हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं लिख देता हूं सिमिलरली अगर हम सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे तो वो बनेगा प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम। सिमिलरली सेंसिटिविटी ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट इज द न्यूमरेटर जिसे जीरो करना है, डिनोमिनेटर बिकम्स दैट फैक्टर। ये पूरा टॉपिक है, डिटेल में कवर किया गया है, इसके हैंडआउट्स हैं यहाँ, तो मैं सिर्फ विंडो ओपन कर रहा हूँ ताकि अब आप देखें तो आपको पता हो आप क्या देखने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारी बीएफडी में हम प्रॉफिट के थ्रू प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन नहीं करते, हम वैल्यूएशन प्रोजेक्ट की करते हैं एनपीवी के थ्रू, है ना। जब मैंने एनपीवी के थ्रू इवैल्यूएशन की तो मुझे रिस्क भी यही है कि मेरी एनपीवी जीरो ना हो जाए। अच्छा, जीरो एनपीवी और जीरो प्रॉफिट में भी फर्क है। जीरो प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं मिला, जीरो एनपीवी का मतलब जितना चाहिए था उतना मिल गया, उससे कम नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जीरो एनपीवी मेरा मिनिमम बेंचमार्क है, राइट। तो जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में निकालूंगा सेंसिटिविटी ऑफ सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट नहीं, मेरा न्यूमरेटर होगा एनपीवी जिसे मुझे जीरो तक जा सकता हूं। और जब मैं डिवाइड करूंगा तो मैं सेल्स नहीं, एनपीवी में प्रॉफिट में सेल्स आती है, एनपीवी में सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू आती है, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी ऑफ सेल्स आएगी। जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालूंगा तो एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकालूंगा तो मैं कहूंगा एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालूंगा तो कहूंगा एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड सो ऑन।
ये मुझे फिगर बताएगी कि क्या एडवर्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो. What percentage increase in variable cost can turn my NPV to zero? What percentage decrease in volume can turn my NPV to zero and so on? ये सारी है. अब इससे होता क्या है, ये टेक्निक अभी तो हम सिर्फ विंडो ओपन कर रहे हैं ना, आपने तो पूरे लेक्चर में इसकी पूरी डिटेल कहानी है, क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, प्रैक्टिस कराई गई है, वो करेंगे आप इसके मास्टर बन जाएंगे. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है कि इससे आप मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अच्छा यार, ये जो सेलिंग प्राइस है ना यहाँ, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे सेलिंग प्राइस को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है. पहला काम तो मैं करूँगा, मैं रीचेक कर लूँगा अपने फोरकास्ट को कि भाई मैंने कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट तो नहीं ले लिया, कहीं उसी को ठीक करके देख लूँ. बजाय इससे कि प्रोजेक्ट करूँ और बाद में नुकसान करूँ, पहले इवैल्यूएट कर लूँ ना. और अगर मैंने कहा नहीं मैंने फिर भी करना है, तो फिर क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मैं सेलिंग प्राइस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करूंगा, कोशिश करूंगा कस्टमर से लॉन्ग टर्म प्राइसेस एग्री कर लूं ताकि वेरिएशन ना आए, है ना. या हाई सीनियर मैनेजमेंट उसकी एक फॉरेन एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म करेगी, सेलिंग प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ताकि हमें फॉरेन पता चले, हम फॉरेन रेमेडियल मेजर लें, राइट. इफ कॉस्ट, वन ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट इज सेंसिटिव फैक्टर, वॉल्यूम इज सेंसिटिव, देन यू वुड वर्क ऑन वॉल्यूम, यू वुड वर्क ऑन दैट कॉस्ट फैक्टर. तो ये टेक्निक क्या करती है, आपको मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर्स आइडेंटिफाई करती है, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू फोकस ऑन दैट. दैट्स हाउ यू मैनेज योर रिस्क. इट हेल्प्स यू असेस द रिस्क एंड देन मैनेज द रिस्क. इट्स अ सिंपल एंड अ वेरी इजी रिस्क मैनेजमेंट टूल. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टूल इज दैट इट्स अ वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल. And real world is not one factor. There are many factors which are integrated, intertwined, right? मैं अगर प्राइस ऊपर नीचे करता हूँ तो वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है, वॉल्यूम ऊपर नीचे करता हूँ तो कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट आता है, डिस्काउंट्स मिलते हैं नहीं होते. तो फिर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस. फिर उसका भी एक एडवांस्ड वर्जन होता है, बहुत सारे सिनेरियो देखने के लिए, मॉन्टी कार्लो, जिसकी फिर मैं आपको लैपटॉप पे थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा कि हाउ डू यू डू इट, राइट. लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस पे मॉन्टी कार्लो पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उसके लिए तो पूरी वर्किंग चाहिए, आपको कंप्यूटर पे ही करेंगे. लेकिन सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन आएगा, तो सेंसिटिविटी की वर्किंग. फिर इसमें सेंसिटिविटी इन अ वर्ल्ड विथ टैक्सेशन अगर होती है, कैश फ्लोज विथ टैक्स, तो उसका भी जिक्र है. सेंसिटिविटी इन अ वर्ल्ड विथ टैक्सेशन, तो वो भी जिक्र है. यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, लेक्चर्स देख लें, है ना. आज की पूरी रात है, कल का पूरा दिन है, संडे भी है, सुबह 11 बजे तक. तो संडे सुबह 11 सवा 11 हम दोबारा मिल लेंगे. आपके कोई क्वेश्चन होंगे जहाँ तक आपने देख लिए वो एड्रेस कर लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में क्या चीज़ें हैं वो भी फिर हम डिस्कस करेंगे. इज दैट ओके? यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. सेंसिटिव है, लेकिन मैंने उसकी रिस्क मैनेजमेंट कर दी है. सेंसिटिव है फिर भी, लेकिन चूंकि आपने एग्रीमेंट्स कर लिए तो अब आपकी उसकी मैनेजमेंट हो चुकी, यूं कह लें आप. In terms of value, sensitive है, सेंसिटिव है in terms of value, but you have managed it well. It's a critical success factor, right? It's a critical factor, but you have managed it. And business is about managing risk. Business is not about eliminating risk. There can't be a risk-free project that gives you huge returns. No. You have to take risk, you have to manage risk. फिर उसका दूसरा तरीका और एडवांस ये है कि फिर आप सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि अच्छा यार, अगर मैं सेलिंग प्राइस यूं करता हूँ तो ये वॉल्यूम और कॉस्ट पे ये इम्पैक्ट है. अच्छा, ये एक सिनेरियो बना लेता हूँ, ठीक है. फिर एक और सिनेरियो बना लेता हूँ, फिर एक और बना लेता हूँ, ठीक है ना. मिनिमम आप 3 सिनेरियो बनाते हैं, एक बेस केस, एक बिल्कुल ही कंजर्वेटिव वर्स्ट केस और एक बेस्ट केस या मैक्सिमम केस, एक मिनिमम केस. आइडियली आप मिनिमम की भी 1-2 सिनेरियो बनाते हैं, मैक्सिमम की भी 1-2 बनाते हैं, बेस की 1-2 बना लेते हैं, तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर आती है कि अच्छा. और अगर आपको उसके भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर आप मॉन्टी कार्लो रन करते हैं, फिर 1000-2000 प्रोबेबिलिटीज़ के सिनेरियो बना के देखते हैं कि कितनी परसेंटेज है ना अब उस पर एनपीवी नेगेटिव है और कितने परसेंटेज सिनेरियोज में एनपीवी पॉजिटिव है. बिकॉज द कंप्यूटिंग पावर गिव्स यू दैट लेवरेज टू एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज, right, with range of values of different variables, right? Sir, where can I get the link of the portal? Can I get any need based of
येस प्लीज़, यू विल ऑलवेज गेट स्कॉलरशिप ऑन नीड बेसिस। और पोर्टल का लिंक बेटा आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, आप कांटेक्ट कर लें ग्रुप में निम्रा को, मैं भी निम्रा को कह दूंगा और आपको लिंक दे देंगे। आप सिर्फ रजिस्टर हो जाइए, बाकी वो आपको लिंक दे देंगे, और अगर कोई आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो वो मिल जाएगी, नो इशू। एनी अदर क्वेश्चन? यस। नहीं आएगा, क्योंकि बस वो ये है, देखिए पहले क्या होता था कि पूरे टॉपिक्स ढंग से एग्जामिन नहीं हो पाते थे, पीएफटी का कोई ना कोई टॉपिक निकल जाता था। मतलब अगर वो बेसिक को ढंग से एग्जामिन करना जाता था तो एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या फॉरेक्स का कुछ हिस्सा रह जाता था, मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन वो रखता था, ठीक है। अब ये होगा आपके पास, देखिए ना, 4 तो वैसे ही बड़े एरियाज हैं, फिर सपोर्ट एरियाज है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को ढंग से पूछने आओ तो 2-3 क्वेश्चन सिर्फ उससे बन सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है वो। फॉरेक्स में आप एक आध क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, शेयर वैल्यूएशन, मर्जर एंड डिविडेंड पॉलिसी है, बेसिक फोरकास्टिंग, रेशियो एनालिसिस है, बेसिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ब्रॉड भी है, ठीक है, वो तो वहाँ तो बहुत डिटेल में थी। तो आपका सिलेबस बताते खुद इतना बड़ा है कि इससे 100 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, उन्होंने 150 मार्क्स का पेपर बना दिया था इफेक्टिवली, जो कि अब रैशनलाइज कर दिया है, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। इज दैट राइट? राइट। अपलोडेड नहीं है, हो जाए, पहली क्लास नहीं है। अच्छा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, उनसे कहता हूँ क्यों नहीं आए, आ जाने चाहिए सारे लेक्चर्स, क्योंकि लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, सिर्फ आपको एक्सेस देनी है उन्होंने एक नए बैच का नाम बना के। तो मैं आज कह देता हूँ, कल तक आपको मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिली अभी तक। वो लेक्चर्स अपलोड उनसे मैं पूछ लेता हूँ क्यों नहीं हुए, हो जाने चाहिए थे, मुझे उन्होंने संडे को कहा था कि ट्यूसडे तक हो जाएंगे, मैं अभी चेक करता हूँ क्यों नहीं हुए, इंशाल्लाह। इज़ दैट ओके दोस्तों? अब आपने डिसिप्लिन के साथ ही लेक्चर्स अटेंड सुनने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएँ तो मुझसे आप इंटरैक्टिव डिस्कशन करें, सवाल जवाब पूछें, ये फ़ायदा है ना इस क्लास का, राइट। और हम कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको थोड़ा स्पीड में ले चलूँ, क्योंकि अवेलेबल है ना लेक्चर, आप अपने कन्वीनियंस से सुनते जाएं, ताकि बाद में हम मॉक करा सकें, बाद में हम आपको कोई एक आध टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ हो दोबारा पढ़ा दें, डिटेल में आप कह दें। कोई, जैसे मैंने पिछली बार ये किया था, बजाय यहाँ टाइम स्पेंड करने के 2 पेपर्स को पूरा सॉल्व करके उसको कर दिया, ताकि आप कभी उसको रेफ़र करना चाहें तो देख लें। तो हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रिकॉर्ड करा देंगे आपको, है ना, आपके मॉक करके उसकी डिस्कशन कर लेंगे, तो हम वो टाइम उसमें यूज़ करें। थोड़ी सी हम पेस के साथ चलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस पेस को मैच करें, क्योंकि इसमें रमज़ान भी आ रहा है इस बैच में, रमज़ान से पहले हम क्लोज करें इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, वी विल मीट ऑन संडे 11:30। थैंक यू।